खुशामदीद। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक मर्तबा फिर एक ऐसे मुद्दे में हाथ डाल दिया है जिस पर बात करते हुए पाकिस्तान के बड़े-बड़े लोगों की पतलूनें गीली हो जाती हैं, और इसका मतलब ये है जनाब कि इस ताकतवर को गिच्ची से पकड़ने की जो क़ुव्वत है, वो शायद सिर्फ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की है। और आज उन्होंने अपनी इस क़ुव्वत का एक मर्तबा फिर अमली मुज़ाहरा किया है। एक नहीं 2 ताकतवरों को गिच्ची से पकड़ के भी और उनके कानों को मरोड़ कर भी। कैसे? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि वो ताकतवर कौन थे, और वो एक नहीं 2-2 ताकतवर कौन हैं, और वो किस तरीके से पाकिस्तान की रियासत और रियासती वसाइल का और अपनी रियासती पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम का मुसलसल इस्तेहसाल किए जा रहे हैं। अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले के ऊपर अब आइंदा क्या हो सकता है, और आज के इस केस में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान सामने आया है जो बहुत ही चौंका देने वाला है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और ये अहम तरीन सवालात के जवाब आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पायन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जानिब 9 मई के वाक़यात के ऊपर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदालत में भी बहुत ही ज़्यादा गहमा-गहमी रही, बहुत ही ज़बरदस्त गरमा-गर्मी रही, और इस मामले में 5 ऐसे सवालात सामने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ना सिर्फ ये, बल्कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की तरफ से बज़रिया हामिद खान साहब एक पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, और इस पिटीशन के अंदर इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है, और इन इंतखाबात के नतीजे में मरकज़ और पंजाब में बनने वाली हुकूमतों को रोक देने से, यानी अपने काम करने से रोक देने की इस्तदा भी की है। और उन्होंने इस बात की इस्तदा भी की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गैर मुतनाज़ा हाज़िर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का जायज़ा ले और उनकी वैलिडिटी के हवाले से अपनी राय दे, और वो जो रिपोर्ट पेश करे वो बराह रास्त आवाम के सामने पेश किया जाए, और उस रिपोर्ट पर अमल दरामद जो है वो हुकूमत वक्त का फ़र्ज करार दिया जाए। बहुत ही अहम नौइयत के मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, और शायद इसीलिए आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हफ्ज़ा कैंप एक जगह का नाम है जो आईएसआई का एक दफ्तर है, और इस दफ्तर के ऊपर 9 मई पर बलवाइयों की तरफ से हमला भी किया गया था और इस दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मुकदमे के अंदर यानी 9 मई के इस हमले के नतीजे में पुलिस ने चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया था और उनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से मुकदमात भी दर्ज किए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई वाक़े की समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाक़िस तफ्तीश पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने मुबैना तौर पर मुलव्वस 5 मुल्ज़िमों की ज़मानत को मंजूर भी कर लिया। इस बेंच में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बेंच में शामिल थी, और इस मुकदमे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाए गए, और वो पांचों के पांचों सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मिसाल देता हूँ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तफ्तीशी और पुलिस एहलकारों से सवाल पूछा, क्या रैली निकालना सियासी जमात या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? दूसरा सवाल जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से पूछा गया कि हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें। तीसरा सवाल मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद क्या है? चौथा सवाल सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त हुई। पांचवा सवाल मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई? ये वो सवालात हैं जो उनसे पूछे गए, और इसके ऊपर तफ्तीशी टीम ने जो खतर खा जवाब जो है वो नहीं दिया, और इन सवालात की गर्ज़ो गायत भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मिसाल देता हूँ कि पहला सवाल है कि क्या रैली निकालना सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? बिल्कुल जुर्म नहीं है। रैली निकालना भी जमहूरी अमल है, और जो सियासी जमात का कारकुन होना ये तो इस बात का सबूत है कि आप सियासी तौर पर बालिग नज़र हैं। लेकिन रैली निकालकर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, रैली निकालकर सरकारी काम के अंदर रुकावट पैदा करना, रैली निकालकर जो है वो इदारों को दबाव में लेके आने की कोशिश करना, रैली निकालकर लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाना यकीनी तौर पर जुर्म है। सियासी जमात का कारकुन होने का मतलब ये नहीं है जनाब मोहतरम जमाल खान मंदोखेल साहब कि सियासी कारकुन को या सियासी जमात को लाइसेंस टू किल दे दिया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि
रैली के निकालने या रैली के रूट का मुतय्यन करने और उसके ऊपर अमल दरामद करना, ये उस जमात का फ़र्ज़ है जो वो रैली निकाल रही होती है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार करते हुए एहतजाज के नतीजे में अगर आप सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर जाकर लूट-मार करेंगे, वहाँ पर आग लगाएँगे, लोगों के घरों में घुसकर उनके घरों को जलाएँगे, उनके फ्रिज में से जनाब चिकन का कोरमा निकाल कर खा जाएँगे या उनके घरों से मोर और हसास तरीन इंफॉर्मेशन पर मबनी लैपटॉप्स को चोरी कर लेंगे, तो फिर आप इसको संगीन गद्दारी के अलावा और किस चीज़ से मामूर कर सकते हैं? ये तो रियासत के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जान है। दूसरा सवाल जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और जो है जमाल खान मंदोखेल साहब से कम मुझे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वो ये कहते हैं कि क्या हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? जर्नलिज्म के अंदर एक असूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट असूल है। वो कहा जाता है कि जनाब ये ना देखें कि कौन कह रहा है, देखें कि क्या कह रहा है। बात में वज़न हेड कांस्टेबल की या आम आदमी की नहीं है, बात में वज़न ये है कि क्या वो अपनी बात साबित करने की पोज़ीशन में है और क्या उसकी बात के अंदर कोई ऐसा जवाज़ मौजूद है जो इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि साबिक वज़ीर आज़म गद्दार है, तो फिर उसकी बात पर कान धरना, उसकी बात को तवज्जो से सुनना और उसकी बात पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इस वक़्त भी 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात में जनाब इमरान खान साहब मुलव्वस हैं। अगर ऐसा ना होता तो 9 मई के वाक़यात के ऊपर पाकिस्तान की प्रीमियर इदारे, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है कि 9 मई में मुलव्वस किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा से नहीं बचना चाहिए और वो इस सारे के सारे अमल के नतीजे में तमाम मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा के रहेंगे। लिहाज़ा इस अमल के अंदर साथ देना चाहिए और ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन पूरा केस प्लेट में रख कर जनाब की खिदमत में पेश करेगी और जनाब को हर एक सवालात का जवाब उस तफ्तीश में मिलेगा। बहुत सारी जगहों पर आपको जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए उस ट्रुथ तक पहुंचना होता है जो छुपा होता है, क्योंकि जो मुल्ज़िम है उसने तो तमाम के तमाम शवाहद को छुपा के रखना है, हकीकतों को छुपा के रखना है और प्रोसिक्यूशन भी बाज़ मर्तबा जो है वो उन हक़ाइक़ की तह में नहीं पहुँच सकती, लेकिन वुकला के दलाइल के अंदर ही कुछ ऐसे जवाबात मौजूद होते हैं जो आपको असल हक़ाइक़ तक पहुँचा देते हैं। जैसे तीसरा सवाल पूछा गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद क्या हैं और चौथा सवाल सीसीटीवी फुटेज से शनाख्त हुई। अब शवाहद की बुनियाद क्या है? शवाहद की बुनियाद तो यही है ना कि जनाब इन लोगों के हवाले से जो वीडियो फुटेजेस हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके अंदर ये लोग ना सिर्फ हमला आवर हो रहे हैं हमजा कैंप के ऊपर, बल्कि वहां पर तोड़ फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है जो पूछा गया कि क्या सीसीटीवी फुटेज से जो है वो वजाहत हुई, और इसके ऊपर तफ्तीशी की तरफ से जवाब दिया गया कि जनाब इन्होंने आंदे नाल पहले कैमरे भन्ने सन। तो फिर सवाल हुआ कि इनकी शनाख्त कैसे हुई? जवाब मिला कि जनाब वो तमाम वीडियो फुटेजेस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं उसके ज़रिए इन लोगों की शनाख्त हुई। और दूसरा अमल जो एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है वो जियो फेंसिंग की बुनियाद पर इन लोगों की शनाख्त हुई, लेकिन अदालत ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज जो सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए लगाए गए हैं उनको तस्लीम करने पर आमादा है, लेकिन वो फुटेजेस, वो वीडियोस जो खुद हमला आवर ने अपने फेसबुक अकाउंट, अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए शेयर किया, उसको एविडेंस मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मजाक नहीं है कि जनाब एक बंदा जो खुद उसके अंदर मुलव्वस है वो अपने ऑफिशियल मोबाइल अकाउंट के ज़रिए कुछ चीज़ों को शेयर करता है और बड़े दावे के साथ ऐलान करता है कि जनाब ये देखें मैं क्या हरकत फरमा रहा हूँ, मैं क्या गंद करने जा रहा हूं। लेकिन फाजल अदालत ये समझती है कि ये फुटेज जो उसने अपने अकाउंट से शेयर की है वो उसके खिलाफ बतौर एविडेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फैसला है। तो जनाब इस पर तो यही कहा जा सकता है जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। फिर वो कहते हैं जनाब दहशत गर्दी की दफात क्यों लगाई गई? एक दफ्तर पर हमला करना दहशत गर्दी है? फिर वो पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी जो 2 दिन पहले वजीरिस्तान में मीर अली के मुकाम पर जो अटैक हुआ वो है दहशतगर्दी। बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जो अटैक हुआ वो है दहशतगर्दी। जो क्वेटा के अंदर वकीलों पर हमला हुआ वो है दहशतगर्दी। तो मेरी अर्ज है जनाब कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर आए थे, वारंट आए थे, उन वारंट्स की तकमील में रुकावट पैदा करते हुए पुलिस के ऊपर हमले जब ज़बान पर लाहौर में किए गए तो वो
दहशत गर्दी नहीं थी। किस कानून के तहत इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी देने के बजाय लोगों को ज़मान पार्क पहुँचने की कॉल दी कि पहुँचो ज़मान पार्क, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान कोई अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई ऐसी शख्सियत है जिसको कानून छू नहीं सकता, और अगर ऐसा है तो फिर हमें अदालतों को ही बंद कर देना चाहिए। क्या जब इमरान खान साहब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए जा रहे थे, क्या उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बलवाइयों ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर अटैक नहीं किया था? कमरा अदालत आंसू गैस से नहीं भरे थे? जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की छतों से पुलिस के ऊपर जो है वो पेट्रोल बम नहीं फेंके गए थे? जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की छत से पुलिस के ऊपर पथराव नहीं किया गया था? फायरिंग नहीं की गई थी? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये इंसाफ जो है ना, कहते हैं इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए, लेकिन लाड होता जनाब जमाल मंदोखेल साहब, ये कुछ ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि तफ्तीश अपनी जगह पर नाक़िस होगी, शवाहिद अपनी जगह पर कमज़ोर होंगे, लेकिन हकीकतों की तलाश भी अगर जज साहब नहीं कर पाएँगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर फ़ातेह ही पढ़ लेनी चाहिए और तमाम लोगों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ बरी करके इस बात का सबूत दे देना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत वाक़अतन एक बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पर बनानाज़ की ही हुकूमत है और बनानाज़ ही इस वक़्त निज़ाम इंसाफ को चला रहे हैं। अब आप सितम देखें कि एक तरफ जमाल खान मंदोखेल साहब की अदालत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी जानिब काजी की अदालत जो है वो फट्टे चुक प्रोग्राम किए जा रही है, और काजी साहब ने तो आज मैं ये कहता हूँ कि ऐसी जगह पर हाथ डाल दिया है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और अगर मामला हो डीएचए का तो फिर तो मामला और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और डीएचए के साथ अगर बैरियर टाउन का टुच लग जाए, डीएचए के साथ अगर बैरियर टाउन का टुच लग जाए, तो जनाब ये तो सोने पे सुहागा। और काजी साहब ने आज भी डीएचए और बैरियर टाउन दोनों को ना सिर्फ गिच्ची से पकड़ा है, मरोड़ा है, बल्कि कान मरोड़ के ते लाल लम्या भी पे। और उसके बाद जो उनके रिमार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि उनकी तरफ से तो ये बात भी कही गई है कि अगली समात जो बैरियर टाउन के हवाले से होगी वो लाइव होगी, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके कि इन लोगों ने कौन कौन सी बदमाशियां की हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया है, किस तरीके से कानून को अपनी ताकत के बल पर इन लोगों ने मोड़ा है। और खासतौर पर तो डीएचए के ऊपर और बैरियर टाउन के ऊपर जनाब काजी फायज ईसा साहब तो बहुत ही ज्यादा गर्म हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि शोहदा के नाम पर डीएचए की जमीन आगे क्यों बेच रहे हैं, पैसे कमाने हैं तो कमाएं, शहीदों के नाम तो बीच में मत लाएं। डीएचए का ना कोई ऑडिट होता है ना कोई कानून है, आप सीधा सीधा लिखवा लेते डीएचए कानून से बाला तर है, यानी डीएचए से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता और डीएचए जो है वो जो मर्जी कर ले। अजीबो गरीब किस्म का घपला है बैरियर टाउन रेवेन्यू एम्प्लॉइज सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी का, और इसके अंदर जो जमीन है वो किसी ना किसी तरीके से डीएचए से बैरियर टाउन, अजीबो गरीब किस्म का एक मामला है जो यहाँ पर चल रहा है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया कि परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और मलिक रियाज इस मामले में मरकजी किरदार हैं, ये पाकिस्तान के असल मालिक हैं, मीडिया पर भी इनके खिलाफ कोई खबर नहीं चलती, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सबको खरीदा हुआ है। आप सीधा साधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं। और जो है उन्होंने कहा, फिर सवाल हुआ कि शोधा का नाम लेकर तजलील मत करें, उनका नाम लेकर कितना माल निकालेंगे, वज़ीर आला कौन होता है ऐसा मुआहदा करवाने वाला, ये डील सीक्रेट क्यों हुई, अगर सीक्रेट नहीं थी तो फिर मुझे कोई इसकी अखबारी खबर लाकर दिखा दे। बैरियर टाउन और डीएचए के वकील हसन रजा पाशा ने मुकदमा लाइव चलाने पर एतराज़ उठाते हुए अदालत को कहा कि अदालत पहले हमें सुन ले। जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि डीएचए हाउसिंग सोसाइटी शोहदा के लिए बनाई गई थी, क्या डीएचए सिर्फ शोहदा के लिए काम कर रही है? वकील ने जवाब दिया, इस मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। जिस पर जस्टिस इरफान सादत बोले, क्या ये दुरुस्त है कि ये जमीन अस्करी 14 के प्लॉट्स बनाकर बेच दी गई? अंदाजा करें आप। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सोसाइटी 1989 में वजूद में आई, 2005 में सोसाइटी यानी ये जो एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी है इसको जम किया गया, 16 करोड़ रुपए में 2882 कनाल जमीन खरीदी गई, 2833 कनाल जमीन बैरियर टाउन को ट्रांसफर हुई, जमीन को बाद में आगे डीएचए को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी ये जो एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी थी इसने ये जमीन खरीदी 16 करोड़ रुपए की, उसके बाद इसने इस जमीन को बैरियर
टाउन को भेज दिया, बैरियर टाउन ने आगे इसको डीएचए को भेज दिया, डीएचए ने इसके ऊपर आगे से जनाब ये जो है हाउसिंग सोसाइटी बनाई। फिर वो ये कहते हैं कि एक कर्नल साहब हैं, उनको जो है वो कर्नल अब्दुल्ला सदीक, उनको सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और उसने इस बात का फैसला कर दिया कि इसका बैरियर टाउन के साथ मर्जर हो जाएगा। आप अंदाजा लगा लें। होता ये है कि इस पर काजी साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो जो है ना वो इस पर एतराज़ उठाते हैं और बहुत संगीन सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि 304 का इज्तिमा हुआ, ये सिर्फ 14 मेंबरान ने सोसाइटी के बैरियर टाउन में जम होने की मुखालफत की। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट है, इसका सबके ऊपर इतलाक होता है। इस कानून की किसी एक शिक से मखसूस हालात में किसी को इस्तिस्ना मिल सकता है। हुकूमत पंजाब, जिसको उस वक्त हेड कर रहे थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने तो माशाल्लाह पूरे का पूरा कानून ही आप पर से हटा दिया, ये कहते हुए कि ये आप पर लागू नहीं होता। उन्होंने तो पूरा कानून ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि जाएं, आप आज़ाद हैं, ये निज़ाम बादशाहत का है। एक वजीर ने इस सारे मामले की मुखालफत की थी, इसके बाद वजीर आला से मंजूरी कैसे हुई? सेक्रेटरी के दस्तखत हैं, वजीर आला ने खुद दस्तखत क्यों नहीं किए? इसलिए दस्तखत नहीं किए कि कल फंस जाएंगे। मामले पर वजीर आला ने जो कमेटी बनाई उसमें बंदे भी बैरियर टाउन के थे, यानी इस तरह भी बंदे बैरियर टाउन के थे, उस तरह भी बंदे बैरियर टाउन के थे। निगोशिएट करने वाली दोनों पार्टीज में जो बंदे डाले गए वो बैरियर टाउन के मुलाजमीन को डाला गया, यानी बैरियर टाउन के साथ डील कर रहा था और बैरियर टाउन ने बैरियर टाउन के साथ डील करके जमीन डीएचए को भेज दी। यार कैसा कसम से पाकिस्तान के साथ ना ये लोग मिलजुल के फ्रॉड कर रहे हैं। और उसके साथ तुरा ये है कि ये जो है ना आला रवायात और पता नहीं रोटियां खिला खिला के लोगों को ये कहते हैं कि जनाब हमसे बड़ा तो इस मुल्क का खैर खा कोई नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हो ये मामला अब ईद के बाद उन्होंने पेंडिंग कर दिया है और ईद के बाद जो है इस केस की सुनवाई होगी और ये लाइव होगी। अलबत्ता जो सवालात उठाए गए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है और मुझे लग रहा है जैसे पहली मरतबा ताकतवर की गिची को दबोचा भी जाएगा और ताकतवर से हिसाब भी लिया जाएगा, क्योंकि जब तक ताकतवर से हिसाब ना लिया जाए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो परवेज इलाही है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो डीएचए के मालकान है, जब तक इन सब से एक मरतबा इक्वली हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा जनाब, उस वक्त तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। और अब हमें मामलात को सही सिमत में लेके जाना ही चाहिए। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।